नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि कांग्रेस 1885 की कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस में ईमानदार छवि के माने जाने वाले श्री ए.के. एंटनी ने यह सार्वजनिक बयान दिया है कि अगर आपको मोदी से मुकाबला करना है तो आपको सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, असली वाले हिंदुत्व के तरफ जाना पड़ेगा। 135-37 करोड़ के इस भारतवर्ष में जहां 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू धर्म के अनुयायी रहते हों, वहां पर आप हिंदू धर्म के आस्थाओं के साथ खेल करके, मुस्लिम तुष्टीकरण करके आप भारत को जीत नहीं सकते, भारतवासियों को जीत नहीं सकते। एंटनी साहब का यह बयान कोई पहली बार नहीं आया है। जब 2014 में कांग्रेस की दुर्गति पहली बार हुई, 10 साल के लगातार शासन के बाद, तो एक कमेटी बनी थी जिसको ए.के. एंटनी कमेटी के नाम से जाना जाता है। उस कमेटी में ए.के. एंटनी ने अपने पार्टी के इंटरनल फोरम पर, वो इंटरनल रिपोर्ट थी जो छन करके बाहर आई, मीडिया में लीक होकर के बाहर आई, या ये कहिए कि कांग्रेसियों ने लीक कर दिया, जो माने आप, लेकिन वह रिपोर्ट थी और यह बयान है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। रिपोर्ट की सत्यता तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए, लेकिन यह सार्वजनिक बयान है, इसमें कोई सीक्रेसी वाली बात नहीं है। उस रिपोर्ट में भी ए.के. एंटनी साहब ने कहा था कि हमें राम मंदिर के प्रति उदासीनता, भगवान राम को सदन से लेकर के कोर्ट तक में काल्पनिक बताना और हिंदू धर्मों का अवहेलना करना, मुस्लिम तुष्टीकरण करना और जालीदार टोपी लगा करके देश में भ्रमण करने का परिणाम मिला है। मोदी की लहर कुछ नहीं थी, हमने अपना लहर मोदी को दे दिया है। और मुझे यह लग रहा है कि ए.के. एंटनी साहब का यह बात राहुल गांधी मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरा मानना है, मेरा सुझाव है राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस जनों को कि देखिए, मन में टोपी और तन पे जनेऊ से हिंदू धर्म का दिखावा पर आप मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। सत्य सनातन के प्रति अटूट आस्था और तन मन और साधन संसाधन और योगासन से आपको सत्य सनातन को अंगीकार करना पड़ेगा। दिखावे की जरूरत नहीं है। मैंने टीका नहीं लगाया है, मैं ओम नमः शिवाय नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू धर्म में आस्था रखता हूं, मैं हिंदू हूं, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं कहूंगा भी कि मैं हिंदू नहीं हूं तो उनको पता है कि मैं हिंदू ही हूं। उसी तरह से आम कांग्रेसियों को मेरे तरह से, मैं कोई आडंबर नहीं किया हूं, मैंने कोई जनेऊ नहीं लगाया हुआ है, मैं अंदर भी जनेऊ नहीं पहनता, आपको बता दो। हालांकि बड़ी गलत बात है, मुझे जनेऊ पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चिल्ला चिल्ला करके भी कहूंगा तो लोग कहेंगे कि नहीं, राकेश हिंदू है, वो बेशक जनेऊ ना पहना हो, टीका ना लगाया हो, मंत्र ना पढ़ रहा हो, लेकिन हिंदू है। तो अगर जब तक राहुल गांधी मन में टोपी और तन पे जनेऊ रखेंगे, तब तक लोग कहेंगे कि भाई अगर आपको दिखावे का हिंदू बनना है तो हम दिखावे के नकली हिंदू छोड़ करके असली हिंदू को क्यों न पकड़े, जो सही में हिंदू है, मनसा कर्मणा वाचड़ा। तो इस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आपको भारत का नेतृत्व करना है या भारत का नेता बनना है तो हिंदू की अवहेलना करके आप नहीं बन सकते। जय सत्य सनातन की। खैर, उसी से संबंधित बयान है। समाचार चैनलों पर आज कई डिबेट हुए। राहुल गांधी की पदयात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और उसमें उन्होंने विपक्ष के तमाम लोगों को आह्वान किया है कि आप आइए। जयंत चौधरी ने पहले ही असमर्थता जाहिर कर दिया है कि मैं नहीं आऊंगा, कारण उसने अपनी व्यस्तता बताया है। आज अखिलेश यादव ने भी शामिल होने से मना कर दिया। मायावती ने तो पहले ही राहुल गांधी को ठेंगा दिखा दिया था। अब कोई विपक्षी रहा नहीं जो इस विषय पर विचार करे। राजभर क्या करेगा? राजभर का वैसे भी एक पैच में है, कोई बहुत ज्यादा उनका कोई है नहीं, कहीं कहीं कुछ कुछ है, तो उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजभर उस यात्रा में शामिल होना हो, उनके बयानों और उनके भूमिकाओं को देखने के बाद पता चलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी पार्टियां, अखिलेश यादव नंबर 1 मना कर दिया, जाट बेल्ट में गरहरी प्रांत में चौधरी चरण सिंह के नाम का अभी भी प्रताप है,
उसका पौत्र जयंत चौधरी ने मना कर दिया, मायावती तो मना कर ही चुकी हैं। तो तीन तीन पार्टियों के मना करने के बाद यह प्रश्न उठता है कि क्या विपक्षी एकता संभव है और क्या यह एक दिन होगा। मेरा अपना मानना है कि बेशक वो एक दिन में ना हो, लेकिन एक दिन जरूर होगा। विपक्षी एकता अभी बेशक लग रहा हो कि तुरंत संभव नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। इसका शुरुआत 2023 के शुभारंभ में ही होने वाला है, दिखने वाला है। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री के 25वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका 25वां वर्ष चल रहा है और वो तुरंत 25 वर्ष पूरा कर लेंगे। ज्योति बसु के बाद देश में सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड अभी नवीन पटनायक के पास है। नवीन पटनायक के लिए जितनी तारीफ की जाए, एक तो सबसे पहले बात की, नवीन पटनायक का पता ही नहीं चलता कि वो दोस्त किसके और दुश्मन किसके हैं, क्योंकि वो सभी से बिल्कुल समान रूप से मिलते हैं। नवीन पटनायक का सार्वजनिक विरोध कोई नहीं करता, ना तो उनके अपने, ना ही उनको सपने से गाली देने वाले भी उनका कोई विरोध करते हैं। नवीन पटनायक अब तक केंद्र के जरूरी कामों में दिल खोल के मदद किया है और ओपन मदद किया है। उसमें उन्होंने कहीं कोई गुरेज नहीं की। कई बार होता है कि कई राजनीतिक दल के लोग अंदर खाने एक दूसरे के समर्थन करते हैं, अंदर प्यार करते हैं, बाहर लड़ाई करते हैं। उस तरह का बात नहीं है। नवीन पटनायक ने ओपन विरोध किया और ओपन समर्थन किया है। नरेंद्र मोदी के कई मुद्दों को उन्होंने खुल के समर्थन किया है और कई मुद्दों का उन्होंने खुल करके विरोध किया है। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के, भारतीय लोकतंत्र में इससे खूबसूरत उदाहरण नहीं होना चाहिए। और बहुत बढ़िया बात है, स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे जरूरी है कि जहां राष्ट्र हित का मुद्दा हो वहां आप अपने राष्ट्राध्यक्ष को समर्थन करें, और जहां राजनीतिक हित का मामला हो वहां आप अपने राजनीतिक हित के हिसाब से काम करें। यह देखने में अच्छा लगता है। लेकिन कई बार विपक्ष के लोग, जैसे अभी भारत का सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, पाकिस्तान में कुछ बच्चों का तबीयत बिगड़ गई है, उन्होंने भारतीय टीका लगाया था। अभी टीका जांच चल रहा है कि वो टीका में कमी थी या वहां अस्पताल में कोई कमी हुई, असल वजह क्या है। लेकिन भारत यात्रा केंद्र जोड़ने पर निकले राहुल गांधी के सूत्रधार जयराम रमेश ने पहले ही कह दिया कि भारत के टीके में कमी थी और यह नुकसान कर रहा है। मतलब अभी वो WHO ने उसको कोई नहीं किया, जांच एजेंसियों ने कोई नहीं किया, वैज्ञानिकों ने भी कोई टिप्पणी नहीं की। जयराम रमेश नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए देश को दुनिया के मंचों पर नीचा दिखा दिए। यह अज्ञानता भरा स्टेटमेंट अगर चलेगा तो कांग्रेस का मान आमजन में कैसे बढ़ेगा। बात नवीन पटनायक की हो रही थी। तो मित्रों, नवीन पटनायक हॉकी के महिला और पुरुष दोनों टीमों के उनका मतलब नवीन पटनायक के सरकार प्रयोजक है। इस बात के लिए नवीन पटनायक जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हॉकी विश्व कप का आयोजन राउरकेला में होने वाला है। नवीन पटनायक आयोजक होने के नाते, प्रयोजक होने के नाते उसके होस्ट है और चीफ गेस्ट है। उन्होंने गैर भाजपाई सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है। कांग्रेस के तीनों ही मुख्यमंत्री मतलब भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और नए नए बने वाले सुखू साहब ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी कि वो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को भी बुलाया है, ममता बनर्जी को भी बुलाया है, चंद्रबाबू नायडू को भी बुलाया जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के अलावा उन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाया हुआ है। यहां तक कि केंद्र के किसी भी मंत्री को उन्होंने उस काम में ये नहीं बुलाया है। यह अश्विनी वैष्णव जो कि वहां के रहने वाले हैं उनको बुलाया हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि वहां के लोकल आदमी है उनको बुलाया हुआ है। और अनुराग सिंह ठाकुर को केंद्रीय खेल मंत्री होने के नाते बुलाया है। और यह प्रोटोकॉल भी है कि उनको बुलाया जाए। दो लोग स्थानीय नेता होने के नाते बुलाए गए हैं और अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री होने के नाते बुलाए गए हैं। बाकी में किसी को भी बुलाया नहीं गया है। तो क्या यह एक विपक्षी एकता को धार देने, उसको मजबूती देने का नवीन पटनायक का प्रयास है? और यह प्रयास कितना कारगर, कितना सार्थक है,
आज कुछ देर इसी पर बात करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि आपके आशीर्वाद से लोगों तक वो बात पहुंचेगी। क्योंकि मेरे इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण बताई, दिखाई या सुनाई जाती है जिस पर आम समाचार चैनलों पर या तो दिखाई नहीं जाती या दिखाई नहीं देने दी जाती है। मित्रों, नवीन पटनायक साहब के विषय में पहले जान लें। नवीन पटनायक देश के सबसे वरिष्ठतम मुख्यमंत्री में से हैं, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री में से हैं, मतलब सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के ऑफिस में काबिज होने वाले ज्योति बसु के बाद दूसरे नंबर पे है। अगर ईश्वर ने उनको लंबी आयु दी तो हो सकता है वो ज्योति बसु के रिकॉर्ड को भी तोड़ दे। गार्ड नो, हम क्या जाने कि क्या होगा, वो तो ईश्वर को पता है। मैं ब्रह्मा जी का भाई हूं, नहीं कि भविष्य में देखने की क्षमता है मेरे में। मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं कि ओडिशा में जिस तरह की लहर नवीन पटनायक के प्रति चलती है, उससे नहीं लग रहा है कि कोई मुकाबला करके उनको हरा सकता है। ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है। दो ईवीएम मशीन पड़ी होती है, एक लोकसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए। एक ही मतदाता लोकसभा में मोदी को मतदान करता है और विधानसभा में पटनायक जी को मतदान करता है। वही मतदाता कितना कुशाग्र है, कितना जागरूक, इस बात को समझ लीजिए। उसको लगा है कि अगर देश की जरूरत है तो मोदी है, प्रदेश को जरूरत है तो नवीन पटनायक है। नवीन बाबू से बेहतर कोई नहीं और मोदी से बेहतर कोई नहीं है। अब नवीन पटनायक की जो छवि है वो निर्विवाद रूप से सबसे वरिष्ठतम नेता के रूप में रही है। राहुल गांधी अपने हल्के बोल, अस्थिर राजनीतिक और सिरफिरेपन से लोगों में सर्व स्वीकार नहीं है। और कोई स्वीकार क्यों करेगा भाई? आपको सबसे लंबा टाइम तक कांग्रेस को हरवाने का रिकॉर्ड है। ममता बनर्जी को लगातार 3 बार अपने राज्य में मुख्यमंत्री बनाने और अपने पार्टी को जिताने का रिकॉर्ड है। नीतीश कुमार अनुकंपा या व्यवस्था के मुख्यमंत्री, हालात के मुख्यमंत्री है, जो भी कहिए, बट रिकॉर्ड में तो मुख्यमंत्री सर्विंग का रिकॉर्ड उनके पास ही है। उसी तरह से अलग अलग पैचेज में हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में बाहुबली है, राजनीतिक रूप का बाहुबली, और स्व में सक्षम है। वो आपके छतरी के नीचे क्यों आएगा? आपके पदयात्रा में पैदल चल के अपना खून पानी और राजनीति क्यों जलाए गंवाएगा? यह बात तो सर्वविदित है और लोग जान भी रहे हैं। लेकिन नवीन पटनायक पर यह संभव नहीं लगता है। भारत की पुरानी राजनीतिक परंपरा को अगर देखा जाए तो कई बार ऐसे मौके बनते हैं जो अभी बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके पहले लालू मुलायम 2 यादवों की वर्चस्व की लड़ाई हो गई। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में जैसे राज्य के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में रक्षा मंत्री थे। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, देश में लोकप्रिय नेता थे। लेकिन उन लोगों की राजनीति में जो सबसे बड़ा अंतर था वो यह था कि लालू प्रसाद यादव का राजनीति की शुरुआत हमारे गांव के ठीक बगल से है। मतलब मेरे गांव के थोड़े दूर पर बिहार का राज्य शुरू हो जाता है। सड़क के उस तरफ तक लालू के नाम पर प्रचुर मात्रा में मतदान होता है, हर आदमी लालू को मतदान करता है। लेकिन उसके इस तरफ उत्तर प्रदेश में कोई मतदाता उनको मतदान नहीं करता। जब विपक्षी एकता की बात आती है तो मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि बिहार में आप रहिए, उत्तर प्रदेश में मुझे रहने दीजिए। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह एक भी सीट लालू प्रसाद को देने को तैयार नहीं है और बिहार में लालू प्रसाद मुलायम सिंह को पांव रखने की जमीन नहीं देना चाहते। राहुल गांधी राजस्थान में मुलायम सिंह के लिए कोई सीट खाली करना नहीं चाहते और ना ही अशोक गहलोत लालू प्रसाद के लिए कोई जमीन देना चाहते हैं। तो विपक्षी एकता कैसे बनेगी? जहां के छत्र पाप हो, अगर वहां आप ही छत्र भरोगे तो फिर एकता का अपनी अपनी लड़ाई अपने अपने लड़े और जो संख्या बल मिलावे हो जाकर के प्रधानमंत्री बने। इसी बात की फायदा उठा करके विकल्पहीनता की वजह से नरेंद्र मोदी लगातार सत्ता में बने हुए हैं और आगे भी इसी की उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से लालू मुलायम की लड़ाई में देवगढ़ा बाजी मार गए, इंद्र कुमार गुजराल बाजी मार गए, जिस तरह से उसके पहले की लड़ाई में वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी के लड़ाई में की तीसरा बाजी मार गया, उसी तरह के मौके इस टाइम भी अगर बनेंगे और कांग्रेस के राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मायावती, अखिलेश यादव, इन सबों के लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि नवीन पटनायक बाजी मार जाए और लोग कहे कि चलो
मैं नहीं तो तू सही, लेकिन अगर मैं भी नहीं और तू भी नहीं तो फिर मोदी तो है ही है। और मुझे लग रहा है कि भारत के राजनीति की जो परिदृश्य बन रही है, दिख रही है, उसमें लोग यही कहेंगे कि अगर मैं भी नहीं तो तू भी नहीं, फिर तो मोदी ही है। और मोदी है तो मुमकिन है कि यह सब चीज बने रहे और यथावत चलती रहे। मेरी आशंका, अनुमान और विश्वास है कि आएगा तो मोदी है। क्यों आएगा? ये इसलिए कि विपक्ष में एकता नहीं है। आज विपक्ष की एक पदयात्रा हो रही है, भारत जोड़ो के नाम पर एक यात्रा हो रही है, उसमें ना तो विपक्ष जुड़ रहा है, ना कांग्रेस स्वयं जुड़ रही है जो यात्रा निकाल रही है। तो आप देश को कैसे जोड़ेंगे, देश के मतदाताओं को अपने साथ कैसे जोड़ पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि देश में विपक्ष का एकता होना कितना जरूरी है, या इस बात से पता चलता है कि लोकतंत्र डिक्टेटरशिप से नहीं चलता। और अगर आपके दिमाग पर इस बात का प्रेशर नहीं है कि भाई मैं अगर थोड़ा बहुत भी लापरवाह हुआ तो सामने आदमी बैठा हुआ है जो मेरी सीट को ऑक्युपाई कर लेगा, तब तक आप इतने बड़े देश को सही ढंग से नहीं चला पाएंगे। मेरा प्रार्थना है देशवासियों से और विपक्ष के नेताओं से कि आप इस बात की लड़ाई त्याग दीजिए कि मैं भी नहीं तो तू भी नहीं। आप पहले आपको छोड़ करके हम सब मिल करके सामूहिक प्रयास करें, कलेक्टिव एफर्ट अगर हम लगाएं तो शायद मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। और देश में मोदी के मुकाबला बेशक आप ना करें, मुकाबला करता हुआ जैसा प्रतीत जरूर हो, तब भी लोकतंत्र सुचारू रूप से चलेगा, सुदृढ़ रूप से चलेगा, मजबूत रूप से चलेगा। ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा भरोसा है। लेकिन अभी के हालातों को देख करके यह संभव नहीं लगता कि मोदी के मुकाबले में कोई कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिव यूनिटी या कलेक्टिव फाइट होता हुआ नजर आ रहा है। देश की जो सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से आसाम तक जो पार्टी है, उसके नेता को लोगों ने हल्का बना दिया है, हंसी का पात्र बना दिया, और वो स्वयं भी अपने आप को हंसी का पात्र बनाता रहता है। मुझे नहीं मतलब कि आप क्या पहनते हैं, सन्यासी तो नंगा बदन घूमते रहते हैं, लेकिन आप सन्यासी नहीं है। 3 डिग्री टेम्परेचर में टी शर्ट पहन करके क्या दिखाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, यह मतदाता पूछेगा कि आप नंगे भी हो जाएंगे तो उसे राष्ट्र को क्या फायदा होगा, कांग्रेस को क्या फायदा होगा। यह हंसी के पात्र है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की तस्वीरें आती है, कोई रीछ की फोटो दिखा रहे, कोई दधीच की फोटो दिखा रहे, कोई गधे की फोटो दिखा रहे, कर देखो ये भी तो ठंडी में कुछ नहीं पहना हुआ है। तो इस तरह की हंसी के पात्र, उपहास का पात्र बनने से बढ़िया ठोस राजनीति करिए, क्योंकि पदयात्रा करके आपने 100 दिन तक लगातार देश में रह करके देशवासियों में उम्मीद जगाया है, और कांग्रेस में तो ऊर्जा फूंक ही दिया है। आप अपने उल जलूल बयान और हरकतों से बाज आइए। आप अगर कोट पहन करके आ जाएंगे तो आपकी छवि बनेगी, बिगड़ेगी नहीं। लेकिन आप अगर नंगे बदन आइएगा तो लोग कहेंगे कि यार ये नशे का असर है, ठंडी का असर तो हर आदमी पर है। इस पर इसलिए नहीं है कि ये कहीं नशे की गिरफ्त में तो नहीं है, क्योंकि ठंडी 2-3 लोगों को नहीं लगती, या तो वो नशे में हो, पागल हो या बीमार हो, और इन तीनों लोगों को लोग नेतृत्व करने के लिए नहीं देंगे। यह बात राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। खैर, विपक्ष एकता चाहे जिसके भी नेतृत्व में हो, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। आएगा तो मोदी है, आएगा तो मोदी। जय हिंद, वंदे मातरम।